हेलो किड्स, क्लास 11th। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कहता है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के अंदर रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इसको लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोला जाता है। अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो ये कहता है एक टुकड़ा बर्फ़ का लीजिए, उसको किसी कोनिकल फ्लास्क में डालिए, उसको अच्छे से बंद कर दीजिए और वेट कर लीजिए उसका। फ्लास्क को अब धीरे धीरे हीट करके उसको पिघला कर पानी में बदल दीजिए। तो आप क्या देखोगे, दोबारा वेट करने पर वेट में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज के दौरान पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब केमिकल चेंज की बात करें तो कहता है एक रिएक्शन करवाई हमने, ये लैंडल्ट ट्यूब कहलाती है। इसके दो लिम्ब हैं, एक में सोडियम क्लोराइड का घोल भर दिया, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट का घोल भर दिया। इस ट्यूब को टिल्ट करने पर ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे और कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंजिंग इनटू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। रिएक्शन होने के बाद जब ट्यूब का वेट किया गया तो ये पाया गया वेट प्रैक्टिकली अनचेंज्ड था। तो इसका मतलब चाहे फिजिकल चेंज है चाहे केमिकल चेंज है, जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कहता बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं, खास करके न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिनमें प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा कम होता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मास जाता कहाँ है। आइंस्टीन के अनुसार मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी इक्वेशन थी E = mc², जहाँ पे m क्या था, मास लॉस्ट, c क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको मॉडिफाई किया गया। अब उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलते हैं, जो क्या कहता है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हैं, लेकिन जो टोटल सम है मास का और एनर्जी का किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में, वो टोटल मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास भी और एनर्जी भी। उसके बाद आपका सेकंड लॉ होता है सिलेबस में, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये है निश्चित अनुपात का नियम। J.L. प्राउस्ट ने 1799 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा और सेम एलिमेंट अपने मास के फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, वेल, रिवर, लेक और सी, चाहे वो इंडिया का हो, रशिया का हो, अमेरिका का हो, वो हमेशा किससे मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी होनी चाहिए, H2O में 2 मास इसका 16 इसका, तो रेशो कितनी होनी चाहिए, 1:8। क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमेशा निश्चित तत्व अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो ही वो कंपाउंड बनेगा। जैसे वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलेगा, चाहे सोर्स कोई भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा उसमें कितनी रहेगी, 1:8। इस लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन कहता है ये लॉ जो है ये तब एप्लीकेबल नहीं है अगर कोई एलिमेंट अलग अलग आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, अगर कार्बन 12 आइसोटोप कंबाइन करता है तो 12 और 32 की रेशो आएगी कार्बन और ऑक्सीजन में। और अगर 14 आइसोटोप पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में तो रेशो क्या आएगी, 14:32। सेकंड कहता है एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रेशो में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कंपाउंड इथेनॉल है, C2H5OH, और दूसरा CH3OCH3। फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक कंपाउंड अल्कोहल है और दूसरा कंपाउंड क्या है, ईथर, और रेशो दोनों की क्या आ गई, अलग अलग। उसके बाद आपके सिलेबस में तीसरा जो लॉ है आपका वो कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ सबसे पहले डाल्टन ने दिया था 1804 में।
ये ला क्या बोलता है, ये कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो क्या होता है, मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, उनमें से एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है वो क्या शो करेगा, सिंपल रेशो टू वन अनदर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन करके एक बार तो बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बार बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब एलिमेंट दोनों सेम हैं। यहाँ पे कार्बन का मास है फिक्स 12, यहाँ पे भी कार्बन का मास है फिक्स 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना पार्ट यूज हो रहा है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना पार्ट यूज हो रहा है 32। तो कहता अब ये रेशो तो है सेम, इसको चेक करोगे तो आप ऑक्सीजन की रेशो क्या आएगी 16:32, जो कितनी आई 1:2, जो एक दूसरे की क्या है, जो इसने बताया था सिंपल रेशो है। कहता है एलिमेंट कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और दो कंपाउंड बनाता है, जैसे मैंने आपको समझाए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 12 पार्ट हैं, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 32 पार्ट के साथ, ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के तो फिर से 12 पार्ट हैं और ऑक्सीजन के 16 पार्ट हैं। अब एक का मास तो फिक्स हो गया, कहता जो दूसरा एलिमेंट इसके फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है वो एक दूसरे की क्या होते हैं, सिंपल रेशो। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन की रेशो देखोगे 1:2, जो एक दूसरे की क्या है, सिंपल रेशो। दो मास है ऑक्सीजन का, वो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ कार्बन 12 पार्ट जो बताया। तो जब ऑक्सीजन की रेशो चेक की गई 16:32, 1:2, जो एक दूसरे की क्या है, सिंपल रेशो। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं इसके। अगले लेक्चर में हम बचे हुए जो नियम हैं रासायनिक संयोजन के उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।